हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी माई वे में। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। हमारे मूल संविधान में कुल 22 भाग रखे गए थे और समय समय पर संशोधन द्वारा इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाती है, परंतु इसे क्रमबद्ध रूप से यानी कि क्रमिक रूप से नहीं बढ़ाया जाता है। इसे क ख के खंड में बढ़ाया जाता है, यानी कि 4 का क, 9 का क, 9 का ख। तो इस क ख को अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी संख्या वर्तमान में हमें 25 दिखाई पड़ती है। और चूंकि इसे क ख के खंड में बढ़ाया गया है, तो हम अपने मूल संविधान में इसे क्रमिक रूप से देखें तो आज भी इसकी संख्या 22 ही है, जो कि पहले थी। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो। प्रश्न यही से पूछे जाते हैं कि हमारे मूल संविधान में कितनी संख्या है, तो अभी भी 22 ही है, जो कि पहले थी। अब थोड़ा सा हम इस 22 भाग को समझते हैं कि इसे हमारे संविधान में रखा क्यों गया। हमारे संविधान के जितने भी पॉइंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखे गए हैं, उसे अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक के अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं, यानी कि मेंशन किए गए हैं। और कुछ पॉइंट जो रह गए थे उसे अनुसूचियों में लिखा गया है। फिर इस 22 भाग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो वैसे अनुच्छेद जो एक सेपरेट सब्जेक्ट से थे, यानी कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से थे, उनका एक ग्रुप बनाया गया और उसके सब्जेक्ट को क्रमिक रूप से भाग में रख दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, भाग 3 को ही समझते हैं। भाग 3 के सब्जेक्ट क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार के पॉइंट कितने अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में। तो इस 12 से 35 तक के पॉइंट का एक ग्रुप बनाया गया, उसे एक सब्जेक्ट का नाम दिया गया और उस सब्जेक्ट को क्रमिक रूप से भाग में रख दिया गया। तो इस भाग को आप समझ गए होंगे कि भागों को क्यों रखा गया हमारे संविधान में। अब बात करते हैं कि इन 1 से लेकर के 22 भाग तक में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं और कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए हैं। जहाँ से क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछे जाते हैं कि भाग 1 में क्या रखा गया है, भाग 3 में क्या रखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ यानी कि भारत, और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और इसका जो विवरण है वो अनुच्छेद 101 से 4 तक में किया गया है। अनुच्छेद कितने में किया गया है? तो 1 से 4 तक में किया गया है। भाग 2 में है नागरिकता। हमें भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त है, या फिर अन्य व्यक्ति को किस कंडीशन पे भारत की नागरिकता दी जाएगी, इसका विवरण जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। और इस नागरिकता को कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग 2 में रखा गया है। भाग 3 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार। इस मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है और इस मौलिक अधिकार का विवरण अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। अब बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में। और इसका विवरण कितने अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका विवरण मिलता है। भाग 4 का क, मूल कर्तव्य। मैंने बताया था कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा जाता है। और इसे किस भाग में रखा जाता है? तो भाग 4 के क में रखा जाता है और इसका विवरण अनुच्छेद 51 के क में मिलता है। ठीक है। अब भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 में संघ के कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का वर्णन किया गया है और इसका विवरण जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक में किया गया है। इन अनुच्छेदों के बारे में आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि 52 के तहत राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर संसद, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिमंडल और सुप्रीम कोर्ट, तो वो ये जितने भी प्रावधान हैं वो इसी अनुच्छेद के बीच आते हैं। तो इस भाग 5 में क्या कहा गया है? तो संघ के कार्यपालिका एवं संघ के न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, यानी कि संघ सरकार का वर्णन किया गया। अब भाग 6 की बात करते हैं। संघ सरकार के बाद जाहिर सी बात है राज्य सरकार का वर्णन मिलेगा और इसका विवरण अनुच्छेद 152 से 237 तक में किया गया है, जिसके तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और कोई अन्य पद जो कि बनाए गए हैं। तो भाग 6 में क्या है? संघ के ये राज्य के कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बारे में विवरण मिलता है। भाग 7 की बात करें तो भाग 7 जो है वो वर्तमान में काम नहीं कर रहा है, यानी कि इस भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में ही समाप्त कर दिया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन, 7वां भाग दोनों साथ साथ हैं, तो आपको याद रखने में आसानी होगी।
इस भाग में कौन से पॉइंट रखे गए थे? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और ये जो 14 राज्य थे उन्हें ABCD के ग्रुप में बांटा गया था। कुछ राज्य ए ग्रुप में रखे गए थे, कुछ राज्य बी ग्रुप में रखे गए थे, इसी तरह सी और डी में भी कुछ राज्य रखे गए थे। पर कुछ समय बाद ही अलग अलग क्षेत्रों से एक नए राज्य की मांग उठने लगी, और आपको पता भी होगा कि 1953 में पहली बार भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन किया जाता है, जिसे हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता है, और उसके तहत इस राज्यों को जो ग्रुप में रखा गया था उस ग्रुप को समाप्त कर दिया जाता है 1956 में। उसी के साथ इस भाग को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो 5 में क्या था? संघ सरकार, 6 में राज्य सरकार, 7 को समाप्त कर दिया गया। तो 8 में क्या आएगा? केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र। तो इस भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का वर्णन किया गया है, और इसका जो विवरण है वो अनुच्छेद 239 से 242 तक में मिलता है। अब भाग 9 की बात करते हैं, ग्राम पंचायत, और भाग 9 के क में नगर पालिका, और भाग 9 के ख में सहकारी समितियां। हमारे देश में 3 स्तरीय ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। ये जो पंचायती राज्य है इसके पॉइंट जो है अनुच्छेद 40 के तहत इसे DPSP में रखा गया था, यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया था कि जैसे जैसे राज्य सक्षम होंगे वो इस व्यवस्था को लागू करेंगे। इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। और 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार इस पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना की गई। उसके बाद कुछ अन्य राज्य में भी किए गए, परंतु तब तक इसे संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इस पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके बाद लगभग सभी राज्यों ने इस पंचायती राज्य की व्यवस्था को स्थापित किया, यानी कि लागू किया। तो 9 में क्या है? पंचायती राज्य। और भाग 9 के क में क्या है? तो नगर पालिका, जिसे हम नगर पंचायत या फिर नगर परिषद के नाम से जानते हैं। और 9 के ख में क्या है? तो सहकारी समितियां। ग्रामीण स्तर पे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस सहकारी समितियों का निर्माण किया गया था, यानी कि गठन किया गया था, ताकि ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके जो आर्थिक विकास है उसकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। तो भाग 9 तक आप समझ गए होंगे कि क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, 7 को समाप्त कर दिया गया, 8 में केंद्र शासित प्रदेश, 9 में पंचायत, 9 के क में नगर पालिका और 9 के ख में सहकारी समितियां। अब बात करते हैं भाग 10 की। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। हमारे भारत में अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक विशेष प्रकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति का निवास है, तो उसके आर्थिक विकास हेतु संविधान में इसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है, यानी कि अलग से प्रशासन की व्यवस्था की गई है, जिसका विवरण अनुच्छेद 244 में किया गया है। तो भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 संघ राज्य के संबंध। ये जो संघ और राज्य के बीच जो बॉन्डिंग है उसे भाग 11 में रखा गया है, और इसका विवरण जो है अनुच्छेद 245 से 263 तक में रखा गया है। अब संबंध कैसा? तो कोई राज्यों के बीच विवाद हो गए, या फिर नदी जल को लेकर विवाद हो गए, उसके वितरण को लेकर विवाद हो गए, तो यही समस्या को सुलझाने हेतु इसमें संघ एवं राज्य के संबंध का वर्णन किया गया है। और इसके अनुच्छेद जो है, पॉइंट जो है, इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 245 से 263 तक में रखा गया है। अब बात करते हैं भाग 12 की। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति एवं संविदाय। ये भाग 12 थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस भाग 12 में ही सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूले जाते हैं, जो विधि बनाई जाती है, और जो संचित निधि का नाम आप सुने होंगे, आकस्मिक निधि का जो नाम आप सुने हैं, तो वो सब जो पॉइंट है वो इसी अनुच्छेद में मेंशन है, 264 से लेकर के 300 के ए तक। और हमारा जो एक और मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया,
उस संपत्ति के अधिकार को इसी भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत रखा गया है। तो भाग 12 आप समझ गए होंगे। 13, 14 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। 13 में है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। वो भारत के सभी राज्यों में जो स्वतंत्र रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की जो व्यवस्था की गई है, उसका विवरण जो है अनुच्छेद 301 से 307 तक में किया गया है। तो 13 समझ गए। 14 की बात करते हैं, संघ राज्य के अधीन सेवाएं। जो संघ स्तर पे और राज्य स्तर पे जो सिविल सेवाएं होती हैं, जिसे हम पीसीएस और यूपीएससी के नाम से जानते हैं, और कुछ अखिल सेवा हो गए, रक्षा सेवा हो गए, तो उन सेवाओं का वर्णन भाग 4 में किया गया है और इसका विवरण जो है अनुच्छेद 308 से 323 तक में मिलता है। भाग 15 इम्पोर्टेंट है, निर्वाचन आयोग, सुने होंगे। तो इस निर्वाचन आयोग को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 15 में रखा गया है। भारत में स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वो निर्वाचन आयोग की होती है, ताकि ये स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा सके, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। और इस निर्वाचन आयोग का जो विवरण है वो अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक में किया गया है। अब भाग 16 की बात करते हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रबंध। जो भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैं, उनके लिए लोकसभा में कुछ सीटें आरक्षित की गई है। तो इस पॉइंट का वर्णन इसी भाग में किया गया है, भाग 16 में। और यहाँ पे वही बात कही गई है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रबंध, यानी कि लोकसभा में कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित की गई है, जिसका विवरण 330 से 342 तक में मिलता है। अब 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। तो इस राजभाषा को भाग किसमें रखा गया है? भाग 17 में रखा गया है। और इस राजभाषा का जो विवरण है वो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में किया गया है। तो ये 17 तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भाग 18 की, आपातकाल, आपात उपबंध। आपको पता होगा हमारे देश में 3 प्रकार के आपात का प्रबंध किया गया है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत द्वितीय आपातकाल। तो इस भाग 18 में उसी आपात उपबंध को रखा गया है और इसका जो विवरण है अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में किया गया है। अब बात करते हैं भाग 19 की। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने बता दिया है, बस उसे थोड़ा समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो भाग 19 में विविध लिखा गया है, यानी कि स्टैटिक पॉइंट लिखे गए हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के कुछ शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसका विवरण अनुच्छेद 361 से 367 तक में किया गया है। आगे है भाग 20 संविधान संशोधन। आप जानते हैं साउथ अफ्रीका से लिया गया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद को रखा गया है, 368। और इसी अनुच्छेद 368 के तहत हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। और इस संविधान संशोधन को कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग 20 में। भाग 21 और 22 भी ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बस इसे थोड़ा सा समझने के लिए लिखा गया है। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन, और इसका विवरण 369 से 392 तक में किया गया है। अस्थायी संक्रमणकालीन का मतलब ये है कि इसमें अलग से कुछ पॉइंट लिखे गए हैं कि अगर संघ चाहे तो राष्ट्रीय हित के विषय पे राज्य सूची में भी कानून बना सकती है। इसी तरह की कुछ व्यवस्था या फिर अलग पॉइंट इसमें लिखे गए हैं। तो 21 क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन। अब लास्ट भाग 22। भाग 22 में संविधान के बारे में कहा गया है। संविधान के नाम, संविधान के प्रारंभ एवं उसके हिंदी में अनुवाद। हमारे भारतीय संविधान का नाम क्या है? तो भारत का संविधान, उसे हम भारत के संविधान के नाम से जानते हैं। और इस भारत के संविधान का नाम ही मेंशन किया गया है उस किताब में जो हमारा संविधान है। अब बात करते हैं संविधान के प्रारंभ। इसमें ये पॉइंट लिखे गए थे कि जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ है, यानी कि 26 नवंबर 1949, उसी दिन कुछ पॉइंट इसमें लिखे गए थे कि इस अनुच्छेद को लागू करना है। टोटल 16 अनुच्छेद लिखे गए थे जिसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए, और किया भी गया था, तो उसी पॉइंट को इसमें लिखा गया है। अब है इसका हिंदी में अनुवाद, तो इसका हिंदी में अनुवाद भी किया गया है। तो इस तरह से
टोटल 395 अनुच्छेद को इस 22 भाग में निहित किया गया है, यानी कि रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 22 भाग समझ में आ गए होंगे और आसानी से याद भी हो गए होंगे। नहीं याद हुए हैं, एक दो बार आप इसे पढ़े, आपको याद हो जाएंगे। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस देखने में थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देते हैं, पर ये याद करने के बाद बहुत आसानी से इसे याद किया जा सकता है और ये लंबे समय तक हमें याद रह सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।